नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम है जयशंकर प्रसाद। ये पाठ एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। सबसे पहले प्रस्तुत है कविता पाठ। कविताओं के शीर्षक हैं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कविता
कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। सरसताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अभी आपने सुना कविता पाठ। आइए अब देखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण। विषय विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के 2 गीत पढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि दोनों गीत स्वतंत्र रूप से लिखे हुए गीत नहीं हैं प्रसाद के। दोनों उनके 2 महत्वपूर्ण नाटकों के अंश हैं। पहला गीत है देवसेना का गीत। देवसेना एक चरित्र है उनके नाटक स्कंदगुप्त में, और दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया भी एक चरित्र है चंद्रगुप्त में। तो और प्रसाद के 3 सर्वश्रेष्ठ नाटकों में ये 2 नाटक भी हैं, और उन 2 में से एक गीत यहाँ हमारे सामने है। पहले देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। एक मजेदार बात है, प्रसाद जितने भावुक कवि हैं उतना ही जीवन की कश्मकश और विडंबना पर उनका ध्यान रहता है। इसलिए प्रसाद जी की कविता से गुजरना आसान नहीं है। आप प्रसाद जी की कविता से जब गुजरेंगे, इतने उसमें प्रसंग, इतने संदर्भ अंतर्निहित होते हैं कि उनसे टकराए बिना आप चल नहीं सकते, और उनसे टकराएंगे तो कविता अपने लय में, अपनी योजना में बहुत सहज होते हुए भी भीतर से आपको झकझोरती चलेगी।
ऐसे ही ये गीत भी है। आह वेदना मिली विदाई। अब देखिए, वेदना, ये आह तो आह भरना है। जैसे कहा हाय क्या हुआ। किसी को वेदना से मुक्ति मिल जाए तो खुश होगा, और यहां देवसेना आह भर रही है वेदना से मुक्ति मिलने पर। वेदना से मुक्ति मिली यानी जीवन की जो आकांक्षाएं थीं वो समाप्त हो गई हैं। ये उस नाटक के अंत में आया हुआ गीत है, और उस नाटक के बारे में विस्तार से कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन स्कंदगुप्त जो इतना बड़ा योद्धा था और बड़ा आदर्शवादी था, देवसेना उससे मन में प्रेम करती है। उसे भी पता है कि वो मन में प्रेम करती है, लेकिन वो बड़े बड़े राजनीतिक सामाजिक कर्तव्यों में लगा हुआ है, राज्य के कर्तव्यों में लगा हुआ है, और वो इस प्रेम को ध्यान नहीं देता। और प्रसाद जी के नायक अक्सर ऐसे होते हैं जो प्रेम पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो देवसेना भी ऐसी स्त्री है। और प्रसाद जी के यहाँ आप देखें, ये सन 20 और 30 के दौर में प्रसाद जी अपनी स्त्रियों को सामाजिक कार्य में लगाते हैं। और छायावादी कवियों की बड़ी विशेषता थी कि स्त्रियों को जो मुहावरे चलते थे, औरत तो पांव की जूती है, तो पांव की जूती बना के नहीं रखते थे, उसे समाज में एक सक्रिय नागरिक बनाते थे। और इसलिए निराला जी के यहाँ इसका प्रतीक के रूप में एक गीत में आया है, जहां वो नायिका को सूर्य की तुलना से, सूर्य से नायिका की तुलना करते हैं। घिरे खुले केश अशेष शोभा भर रहे, बादलों में घिर अपर दिन कर रहे। नायिका के केश खुल गए, चारों तरफ मुखमंडल के वे फैल गए हैं, जैसे सूर्य बादलों से घिरा हुआ है। तो नायिका का मुख सूर्य है। आप कल्पना करें, पूरी परंपरा में नायिकाएं चंद्रमुखी होती थीं। केशव दास को बड़ी पीड़ा थी, चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाएं, तो चंद्रमुखी ही थी नायिकाएं। चंद्रमुखी और सूर्यमुखी होने में बड़ा फर्क है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य तो पुरुष था, इसलिए स्त्री को चंद्रमा होना था। निराला ने स्त्री को सूर्य बनाया, उसे किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं थी। इसलिए स्कंदगुप्त छोड़ के चला जाता है, लेकिन देवसेना स्वयं अभागे बच्चों को इकट्ठा करती है और उनके लिए शिक्षा का और लालन पालन का प्रबंध करती है, और इस तरह एक बड़ा सामाजिक कर्तव्य अदा करती है। और ये बच्चे अभागे यूं ही नहीं बनते अपने कारण से, वो बनते हैं समाज की परिस्थितियों से। तो समाज की परिस्थितियां जिन्हें अभागा बना देती हैं, उनका भाग्य संवारने के लिए देवसेना आगे आती है। ऐसी नायिका है, और तब उसके लिए निजी वेदना छोटी चीज हो जाती है, और इसलिए कहती है वेदना को विदाई मिली। जीवन के अंतिम दौर में वो वेदना से विदाई पाती है। जब तक वो प्रेम की आश लगाए रहती है, तब तक वेदना रहती है। अब उस प्रेम से एक बड़ा उद्देश्य उसके सामने हो गया है, इसलिए वो प्रेम छोटा है, और उस वेदना से विदाई मिल गई है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। जो जीवन भर संचित मधुकरियां थीं, जो जीवन के कोमल भाव थे, अनुभव थे, उन भावों को मैंने भ्रमवश उस चीज पर लुटाया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। संध्या के जो श्रमकण थे वे छल छल छलकते थे, आंसू से प्रतिक्षण गिरा करते थे। इसमें रूपक है, जैसे शाम को ओस गिरती है, ऐसे नायिका की आंख से प्रतिक्षण आंसू गिरते थे। तो इसको उसने संध्या के श्रमकण और गिरते आंसू दोनों बिंबों को मिलाया है। और जब दो बिंबों को मिलाया जाता है तब रूपक बनता है। उपमा बनती है तब जब एक चीज की तुलना दूसरे से की जाती है, लेकिन जब दो अलग अलग बिंबों को मिलाया जाता है आमने सामने एक दूसरे से, तब रूपक बनता है। इसलिए रूपक और उपमा दो एकदम अलग धरातल के अलंकार हैं। उपमा चमत्कार बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ा देता है, लेकिन रूपक भाव को गहरा कर देता है। दोनों में यह फर्क भी है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो जो जीवन भर की यात्रा थी जिसमें आंसू मैं गिराया करती थी, तो ये जो नीरवता थी
वो अनंत अंगड़ाई लेती थी। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, आह वेदना मिली विदाई। यहाँ तो स्पष्ट रूप से उस संदर्भ का संकेत है जहाँ वो लौट के आए हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त लौट के आने के बाद उससे अपना प्रेम प्रस्ताव रखते हैं कि अब तक नहीं हुआ, अब मेरे साथ चलो। लेकिन अब उसको तो जीवन का एक बड़ा उद्देश्य मिल गया है, तो कहती है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, जैसे थका हुआ यात्री स्वप्न में खो गया हो, मधुर सपनों में खोया हो, और गहरे जंगल के घने पेड़ों की छाया में सो गया हो, वो ऐसे पथिक की नींद को किसने विहाग की तान सुनाया। माने उसके कान में जो तान आई है विहाग की, वो प्रेम का जागरण कर रहे हैं ना, तो उस प्रेम के जागरण को विहाग की तान कहती है। कहती है किसने विहाग की तान उठाई, लेकिन ये विहाग अब उसके लिए व्यर्थ हो चुका है, इसलिए इस पर वो झुंझलाती है, इसे स्वीकार नहीं करती। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अद्भुत है। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। पुरुष के लिए यौवन में संघर्ष करना आसान है, स्त्री के लिए यौवन में संघर्ष करना आज भी कठिन है, और उस समय तो और कठिन था। आज से 100 साल पहले कल्पना कीजिए कितना कठिन रहा होगा। और ये जो नायिका है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से तो 1500 साल पुरानी है, या और ज़्यादा 2500 साल पुरानी है। तो उतने पुराने समय में स्त्री का संघर्ष कितना कठिन रहा होगा। कहती है जो यौवन की पूंजी थी, उसे जीवन भर बचाए रही, यौवन में अपने इस पूंजी को बचाए रही बचाए फिरती कब की, जिस पर सतृष्ण दीठ लगी हुई थी सबकी। सतृष्ण माने ललचाई हुई, तृष्णा लालच प्यास। जिस यौवन पर सबकी ललचाई नजरें लगी हुई थी, मैंने उस यौवन को कैसे कैसे बचाए रखा, कब 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 का बचाए रखा था। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब अगर ये उस यौवन की सारी इच्छाओं को तो गंवा चुकी है, और अगर अब इनके साथ चली जाती है तो इतना त्याग और तप करने के बाद उसने जो एक और कमाई की है, वो कमाई ही गंवा देगी। और इसलिए जिस प्रेम को लेकर जीवन भर वो डगमगाई नहीं, जीवन भर एक लक्ष्य लेकर चलती रही, अब उस प्रेम को वो अस्वीकार करती है। तो प्रेम कर रही थी तब प्रेम में आदर्शवादी थी, और अब उस प्रेम को उसने व्यापक रूप दे दिया है, उन बच्चों की सेवा में लगा दिया है, तो प्रेम और मानवीय और उदात्त और व्यापक बन गया है। तो अब वो छोटा हो गया उसके लिए। तब कहती है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रलय मेरे जीवन के रास्ते पर चल रहा है, और जो जिस पर चल रहा है वो दुर्बल पद है। लेकिन प्रलय का मतलब है अब उसको अस्वीकार करना भी तो एक तरह का प्रलय ही है। तो जो संकल्प मैंने किया है, मैं जानती हूं मैं उसके योग्य नहीं हूं, देवसेना कहती है। जिस चीज के योग्य नहीं हूं, लेकिन उस चीज की जिम्मेदारी आ पड़ी है और मैं उसको निभाने के लिए संकल्पबद्ध हूं। और इसलिए जो एक अक्षम पात्र है, उसका अपार संघर्ष और उसके बाद उसका साहस कि मैंने हारी होड़ लगाई। मैं जानती हूं कि काल से जब होड़ करूंगी हारूंगी, लेकिन हार मानूंगी नहीं, मैं काल से होड़ करूंगी। तो इस तरह देवसेना एक वीर नायिका की तरह हमारे सामने आती है। और वीरत्व, प्रसाद जी के यहाँ वीरत्व की यह बात कहना इसलिए जरूरी है कि अक्सर वीरत्व को युद्ध से, हथियार से, हिंसा से जोड़ा जाता है। प्रसाद के लिए केवल युद्ध में वीरत्व नहीं होता, जीवन के बड़े आदर्शों के निर्वाह में भी वीरत्व होता है, और देवसेना उस वीरत्व का प्रतीक है।
और जो स्कंदगुप्त इतना बड़ा नायक है, यहां देवसेना के आगे वो छोटा हो जाता है और देवसेना उससे बड़ी नायक बन जाती है। और इस तरह प्रसाद नैतिक आदर्श को इस तरह के नायकत्व से ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। ये उनके आदर्शवाद की बड़ी उजली तस्वीर है। लौटा लो यह अपनी थाती, जो प्रेम का प्रस्ताव लेके आए हो, ये थाती लौटा लो। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरी करुणा इस थाती पर हाहाकार कर रही है। अब इसका समय नहीं है, हाहाकार कर रही है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इससे का मतलब यहां है इसलिए, ये जो थाती है प्रेम की तुम्हारी, ये मुझसे नहीं संभलेगी, इसलिए मैं अपने मन की लज्जा खोकर कह रही हूं कि तुम वापस चले जाओ। अब अगली कविता। दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। उनके दूसरे प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का गीत है। और कार्नेलिया एक यवन चरित्र है। यवन, आजकल यवन का सही अर्थ नहीं समझते हैं लोग। यवन का अर्थ यूनानी है। तो यूनान के लोग तो बहुत पहले से भारत आते जाते रहे। विश्व की जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें मिस्र, यूनान, रोम, ये यूरोप में थी। भारत और चीन ये एशिया में थी। ये सबसे पुरानी सभ्यताएं, उसमें भारत बहुत पुरानी सभ्यता है और उसके अनेक कारण हैं। प्रसाद जी इस इतिहास के बड़े जानकार हैं और इतिहास का जानकार होने के कारण प्रसाद जी की जो सांस्कृतिक दृष्टि है और जो राष्ट्रीय दृष्टि है वो बहुत खुली हुई है, बड़ी समावेशिता है। समावेशिता का मतलब उसमें बहुत सारी अलग अलग दिखने वाली चीज़ों का समावेश हो जाता है और संकीर्णता बिल्कुल नहीं है, उनमें द्वेष बिल्कुल नहीं है और वे एकता को, सद्भाव को, प्रेम को भारतीयता का, राष्ट्रीयता का आधार मानते हैं। घृणा को, द्वेष को, बहिष्कार को और हिंसा को राष्ट्रीयता नहीं मानते हैं प्रसाद जी। और इस बात का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि औपनिवेशिक भारत से ही दो तरह की, बल्कि तीन तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच बराबर संघर्ष रहा है और वो संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है। जो औपनिवेशिक राष्ट्रीयता थी उसका रूप अब बदल गया है, इतिहास में उसकी अलग धाराएं हो गई हैं, लेकिन हमें उस बहस में नहीं जाना है। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीयता के कई धारणाएं थी जिसमें एक के खिलाफ दूसरे का उत्तेजित होना, तभी हम राष्ट्र हैं, एक ये था। और एक भारत के जो भी रहने वाले हैं या जो भारत में आ जाता है और यहां के जीवन में रच बस जाता है, वो सब हमारा है। और ये जो सबको अपना लेने वाला भाव है, समावेशी भाव है, प्रसाद जी इस राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और इसलिए ये कविता राष्ट्रवाद की बहस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो नाटक भी राष्ट्रवाद की बहस का नाटक है, इसलिए आज उसी संदर्भ में इसके अर्थ का विस्तार भी होता है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, क्योंकि प्रसाद जिस युग के थे उस युग के सबसे बड़े विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही थी कि देश प्रेम का मतलब देश के नक्शे से प्रेम करना नहीं होता है। देश प्रेम का मतलब है देश की प्रकृति से, पेड़ से, पौधे से, नदी से, पहाड़ से, हवा से और देश में रहने वाले अलग अलग लोगों से प्रेम करना और इन सब को नुकसान पहुंचाने वालों से नफरत करना, उनसे युद्ध करना, उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करना, ये सब देश प्रेम है। और इसीलिए प्रेम, देश में जितने लोग इस देश को मानने वाले लोग हैं वो हमारे देश प्रेम का अंग हैं। लेकिन जो देश को लूटने आए थे या जो देश में फूट डालते थे वे देश के दुश्मन हैं। तो देश प्रेम में देश के दुश्मनों से देश की मुक्ति भी शामिल थी। इसलिए कविता में भाव इकहरा नहीं होता और अगर राष्ट्रवाद जैसी धारणा पर, उस विचारधारा पर कहीं रोशनी पड़ती है तो वो अनुभव उसका इकहरा और भी अधिक नहीं हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस यूनान का एक सेनापति था और वो मौर्य काल में भारत आया था।
तो उसके साथ उसका परिवार भी आया था, उसकी बेटी यहाँ रह गई और वो सब फिर उन सबके आपस में शादी ब्याह के संबंध होते वगैरह वगैरह, उस विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए वो यहाँ के समाज में घुल मिल गए, उन्होंने इसको अपना देश बना लिया। और उसके बाद हम अगर कहें कि तुम अपना देश बना रहे हो, हम तुमको अपना नहीं मानते, तो ये हमारी संकीर्णता होगी, उनकी उदारता होगी। प्रसाद जी इसी संकीर्णता से संघर्ष करते हैं अपनी रचना के माध्यम से। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, क्योंकि यवनों से पहले शक, हूण, कुषाण, आभीर और गुर्जर अनेक जातियां आई यहाँ पर और आके ऐसा घुल मिल गई कि अब तो यहाँ की जाति व्यवस्था तक में उनका स्थान निश्चित हो गया है। उससे भी पहले 65,000 साल के हिमयुग में कितनी जातियां दुनिया भर से इसी भूभाग में आके रहीं, और उनमें कौन कौन थे, क्या क्या थे, क्या भाषाएं बोलते थे, कैसे एक दूसरे से घुल मिल गए, आज इसकी इतिहास की नए सिरे से खोज हो रही है। तो इसलिए हम संकीर्णता के रास्ते से न प्रसाद को समझ सकते हैं, न भारत को समझ सकते हैं, न उसके इतिहास को समझ सकते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसा देश है ये कि जो अनजान क्षितिज है, माने जो जिसको अपने गंतव्य का बोध नहीं है, ऐसा पथिक भी जब भटकता फिरता है और भारत पहुंचता है तो यहां उसको भी सहारा मिल जाता है, वो भी इसको अपना समझने लगता है, वो कहता है अब इसके आगे नहीं जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल यवनों के लगभग 1000 साल बाद, 1000 साल क्यों, यवनों के 1500 साल बाद बाबर जब भारत आया तो उसने कहा कहां हम वहां पड़े हुए थे उजाड़ खाने में, ये तो जन्नत है। बाबरनामा में उसने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, कहा ये तो जन्नत है, कहा यहां से लौट के जाने की जरूरत नहीं है। और कहता है मैं तो वापस जाऊंगा समरकंद, क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ हूं, लेकिन हुमायूं तुम यहीं रहो, तुम्हारे लायक यही देश है। वो क्या है, तो बाद में भी ये सच्चाई लागू होती रही। तो प्रसाद जी ने इस बात को, इतिहास की इस बात को समझ के कविता की 2 पंक्तियों में सजा दिया है। और इसलिए आप देखें कि प्रसाद की काव्यात्मक पंक्तियां कलात्मक तो हैं, लेकिन उनके भीतर इतिहास का कितना ज्ञान अंतर्निहित है, और साथ साथ अपने समय की विचारधारात्मक बहसें कितनी उसमें समाई हुई हैं। जब इतनी चीजें सीधी सादी भाषा में कविता में आती हैं तो कविता की गरिमा कितनी अधिक हो जाती है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रसाद महाकवि कहे गए। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका हर जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ये एक बिंब है पूरा। तामरस, ताम्र का रस, तांबे का रस, तांबे का रंग कहिए। जैसे तांबे का रंग होता है हल्का लालपन लिए हुए, तो जब सूर्य उगता है तो धरती पर जैसे तांबे का रंग फैल जाता है, विभा पर तांबे का रंग फैल जाता है। और वो तांबे का रंग जब धरती पर आता है तो धरती पर खड़े हुए पेड़ हैं, उन पेड़ों की छाया धरती पर पड़ती है, तो कहते हैं उस तांबे के रस पर मनोहर तरुशिखा नाच रही है। हवा से पेड़ की के शिखर हिल रहे हैं तो हिलता डुलता दिखाई पड़ता है, तो उसे वे एक सजीव बिंब की तरह से चित्रित करते हैं। और कितना सुंदर बिंब है ये देखने की बात है। इसमें अर्थ की गंभीरता उतनी नहीं है, माने अर्थ गांभीर्य तो अलग से आ जाता है, लेकिन इसमें अनुभव का गांभीर्य है। दृष्टि ऐसी है कि एक साधारण दृश्य को इतना कलात्मक और सुंदर बना देता है। जीवन की हरियाली पर मानो सारा मंगल कुमकुम छिटक गया हो। कुमकुम तो समझते ही हैं सब लोग, वो कुमकुम जीवन का छिटक गया हो, ऐसा लाल रंग चारों तरफ फैल गया है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अभी तक तो जातियां आई थी, मनुष्य आए थे, जहां आए थे उसके वैभव का और सौंदर्य का वर्णन किया गया था। अब इसके बाद उसके वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकृति के दूसरे उपादान लाए गए हैं कि छोटे छोटे जैसे इंद्रधनुष हों, ऐसे ये जो पक्षी हैं पंख फैलाए हुए
चले आ रहे हैं अपना प्यारा नीड़ समझ के, नीड़ मतलब घोंसला, अपना घर, अपना आवास समझ के। मनुष्य तो आते ही हैं जो सचेत हैं, जो सभ्य हो गए हैं, लेकिन पशु पक्षी भी। और आप जानते हैं कि साइबेरिया से लेकर और यूरोप के पश्चिमी हिस्से से बहुत सारे पक्षी हर साल भारत आते हैं। तो पक्षी भी यहां चले आते हैं, मानो ये उनका भी प्यारा घर है। और पक्षी आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष उड़ते हुए चले आ रहे हैं। पक्षियों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। और ये है देश प्रेम, जहां देश के पक्षी, देश की हवा, देश के वृक्ष, देश में सूर्योदय, उसका रंग, सब कुछ सौंदर्य की आभा से मंडित है। यह सच्चा देश प्रेम है। सच्चा देश प्रेम तलवार लेके और गोली लेके हत्या करना नहीं है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। आप देखें प्रसाद बार बार रूपक निर्माण करते हैं। आंखों के बादल, बरसात में जैसे बादल होते हैं, ऐसे आंखों में करुणा का जल है। आंखों में करुणा का जल और बरसात में बादल, इनके दो तरह के इन बिंबों को मिला के एक रूपक बनाया गया है। और जैसे ही बादल को, आप बरसात के बादल को आंखों की करुणा का जल कहते हैं, ऐसे ही वैसे ही उन बादलों में मानवीय भाव आ जाता है। इसी को प्रकृति का मानवीकरण कहते थे पहले लोग, कि प्रसाद प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में चित्रित करते थे। यह प्रकृति का मानवीयकरण है। लेकिन यहां प्रकृति के मानवीयकरण के बारे में एक बात बताना आवश्यक है। छायावाद के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे इस संसार को ही सब कुछ समझते थे। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उसका कारण था विज्ञान की प्रगति ने ईश्वर से डामाडोल कर दिया था विश्वास को। अब सारी सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। इसलिए और ये जो संसार था, ये संसार ऐसा था, गुलामी थी, बेड़ियां थीं, रूढ़िवाद था, अंधविश्वास था और हिंसा थी। इन सारी चीजों से मन घबराता था। इनसे घबरा के वो इस संसार से जब विद्रोह करते थे तो भक्त कवियों की तरह ईश्वर की शरण में नहीं जा सकते थे। तो जाने के लिए क्या जगह बचती थी? प्रकृति। तो भक्त कवि तो संसार से नाराज होकर ईश्वर की शरण में जाता था, छायावादी कवि संसार से नाराज होकर प्रकृति की तरफ जाता था। इसलिए उसका जितना अध्यात्म है वो प्रकृति की तरफ झुका हुआ है। अब आप कल्पना करें, मनुष्य जो काम नहीं कर सकता, ईश्वर तो वो काम कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य और प्रकृति दोनों का विकल्प, मनुष्य और ईश्वर दोनों का विकल्प प्रकृति है, तो जो काम मनुष्य नहीं करता वो भी प्रकृति को करना है, और जो काम ईश्वर नहीं करता वो भी प्रकृति को करना है। और इसलिए प्रकृति का रहस्यीकरण भी हुआ और प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ, क्योंकि प्रकृति वो काम करती है जो ईश्वर करता था। ये प्रकृति का रहस्यवाद है। और प्रकृति वो काम करती है जो मनुष्य करता था, इसलिए ये प्रकृति का मानवीकरण है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पूरी छायावादी कविता की मनोभूमि को समझ नहीं सकते। तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, करुणा के जल से भरे हुए ये बादल बरसात के बादल बनते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। समुद्र की लहरें तो अनंत की लहरें होती हैं, लेकिन वो जहां किनारा पाती हैं वो ये देश है। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये कन्याकुमारी का दृश्य है, जहां 3 समुद्र एक साथ आके मिलते हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अद्भुत बिंब है ये भी। हेम कुंभ, सूरज को सोने का घड़ा बताया गया है। वो चमकता हुआ सुबह का सूर्य पीला पीला जैसे सोने का घड़ा है। वो सोने का जो घड़ा है, वो सुबह सुबह वो धरती भरती ढुलकाती सुख मेरे, ये जो उषा है, प्रातः का भोर उषा, वो सोने का घड़ा लेकर आती है, भरा हुआ सोने का घड़ा, और उसको थोड़ा थोड़ा मेरे सुख के लिए ढलका देती है। ये जो थोड़ा थोड़ा मेरे सुख के लिए ढलकाना है, ये सुबह ओस की बूंदों का गिरना है। उस भरे हुए घड़े से
ओस की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, मानो उषा ने मेरे सुख के लिए ये थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरा दी हैं। उस सुबह सुबह जब मदिर ऊँघते रहते, जब सब ये तो तारा हैं, जो तारा डूबने जा रहे हैं, ये तारा जिस समय रात भर जागने के बाद थोड़ा थक के नशे में होके ऊँघने लगते हैं, तारों का डूबना तारों का सोना है, और डूबने से पहले जो झिलमिलाना है वो उनका ऊँघना है। और यह है मानवीकरण। देखिए, तो तारे ऊँघ रहे हैं उस समय, और ओस आप जानते हैं सूर्योदय से ठीक पहले गिरती है। तो सूर्योदय के बाद तो तारे डूब जाते हैं, लेकिन सूर्योदय से ठीक पहले तारे ऊँघते हैं। जब तारे ऊँघ रहे होते हैं रात भर जागने के बाद, उस समय ये जो उषा है अपने सोने के घड़े से 2-4 बूंदें गिरा देती है। ये ओस किस तरह लग रही है आप देखें। और इस तरह जीवन का सारा उल्लास, जीवन का सारा वैभव, इस जीवन को सार्थक, जीने लायक और कामना करने लायक, काम में यानी जिसे हम जीना चाहेंगे ऐसा बना देती है। और इस तरह प्रसाद अपनी राष्ट्रीय भावना के द्वारा, अपनी प्रकृति भावना के द्वारा जीवन में मनुष्य का विश्वास दृढ़ करने वाले कवि हैं। इसीलिए प्रसाद मानववादी कवि हैं। अभी आप देख रहे थे एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। इसकी विवेचना कर रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी। आशा है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।